हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, सबको आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताइए। यस सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये 7 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। बुला लें आप लोग, बाकी मैसेज करें, जल्दी से आ जाएं। और मुझे ये भी बताइए कि हम ईद से पहले छुट्टियां जो हुई थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? रिकॉल करवाइए ज़रा। जल्दी से बताएं। हेलो, सर वो मैक्सिमम पावर पढ़ रहे थे। सर मैक्सिमम पावर थ्योरम था। मैक्सिमम पावर का मतलब ये हुआ कि फिर हमारा डीसी पोर्शन ख़त्म हो गया था, ऐसे ही है। हमें फिर या इसका मतलब ये कि CL1 हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम CL2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? ठीक है। अच्छा जी, देखें यार, आप लोग ज़रा रिस्पॉन्ड कर लो, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। तो लास्ट टाइम भी आप लोग इसी वजह से फेल हुए थे और यहाँ पर बैठे हुए हो कि ऑनलाइन जब गया था उसको आप लोगों ने बिल्कुल ही नॉन सीरियस लिया था और पढ़ा ही नहीं था, और जो ऑनलाइन नहीं था उसमें भी आपके बेतहाशा प्रॉब्लम्स आए थे। तो अब अनफॉर्चुनेटली कि हमारा दोबारा ये ऑनलाइन हुआ है, अगर आप दोबारा फेल नहीं होना चाहते तो आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर आप फॉल में भी यही कोर्स दोबारा पढ़ रहे होंगे। इसलिए इस बात को इंश्योर करें कि आप अटेंटिव होकर बैठें। और ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका ये होता है, मैंने भी क्लासेस ली ऑनलाइन, कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जो कि ऑन हो, जिस पे क्लास चल रही हो, सामने आपकी कॉपी, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स आप क्लास नहीं ले रहे हैं और आप फिर फेल की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग रेडी हैं सारे के सारे? अवैस अली, हुसैन नकवी, बताइए। फरहीन यस सर। जी, हुसैन, मैं 1 बाय 1 कॉल कर रहा हूँ, इस तरह से क्लास नहीं हो पाएगी। हुसैन नकवी, माइक ऑन करें अपना। यस सर। जी, आप रेडी हैं? आपने लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं, मोबाइल पे ले रहे हैं? लैपटॉप। और कॉपी, पेन और कैलकुलेटर है आपके पास? नहीं यस है सर। तो ले आए। मौजूद है? ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट बताइए मुझे, मोहम्मद, कौन है ये? अवैस अली, माइक खोले अवैस अली। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट पूछिए मैंने आपसे, जो मैंने सवाल पूछा है वो बताएं, जो हुसैन से पूछा है। ठीक है। आप सुन रहे थे मेरी बात जो मैं हुसैन से कर रहा था, या नहीं सुन रहे थे? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। भाई, आप क्लास किस पे ले रहे हैं, मोबाइल पे या लैपटॉप पे? लैपटॉप पे। और आपने आपने अपने सामने कॉपी, पेन या कैलकुलेटर वगैरह रखा है या अभी नहीं रखा? जी सर, रखा है। ठीक है, तो रेडी है ना? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी सर। जी। अम्मार, माइक खोलिए। जी सर। जी, क्वेश्चन सुन लिया आपने जो मैंने अभी पूछे हैं? नो सर, नो सर, अभी अभी आया। यार सारे तुम फिर रहने दो। फरहीन, आप माइक खोलें। आप क्वेश्चन सुने अम्मार? फरहीन, आपने सुन लिए? तो बताइए आप किस पे क्लास ले रही हैं अभी, मोबाइल या लैपटॉप? सर लैपटॉप।
और कॉपी पेन और कैलकुलेटर है आपके पास? ठीक है, गुलाम मुर्तजा सेम क्वेश्चन, माइक खोले गुलाम मुर्तजा, बताइए मुझे। गुलाम जी मुर्तजा। सर जी सर लैपटॉप पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये गैलेक्सी A30 कौन है, नाम बताएं अपना, जल्दी से बताइए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, फिर आप क्लास में नहीं आ सकेंगे। नहीं बता रहे हैं। अब्दुल मोइस शेख आप बताइए, माइक खोलें। ये सर लैपटॉप पे क्लास है। और कॉपी पेन कैलकुलेटर है? जी सर अवेलेबल है। ठीक है, फैसल रजा बताइए, माइक खोलें। ये सर लैपटॉप पे ले रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल और कैलकुलेटर पेन वगैरह सब है? ये सर है। जी सर। यमुना? जी सर लैपटॉप पे ले रही हूँ, कॉपी पेंसिल भी है। ठीक है, याहिया? जी सर। जी सर, क्या क्वेश्चन सुन लिया आपने? जी सर सुना है सर। तो यही है सब कुछ आपके पास भी? नहीं सर मोबाइल पे ले रहा हूँ, बाकी कॉपी पेन पेंसिल तो, वगैरह। तो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है क्या अभी? सर लैपटॉप अवेलेबल है, ऑन करने के लिए रखा हुआ ऑन हो जाता है। चलो फिर उस पर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, सकलैन? जी सर लैपटॉप पे ले रहा हूँ। और कैलकुलेटर पेन वगैरह सब है? जी जी सर। जमील अहमद और मोहम्मद हसन, जल्दी से बता दें। जमील हसन? जी सर। ठीक है, जमील आप बताइए। जमील? हेलो जमील, आवाज आ रही है आपको? सर कट के आ रही है। अच्छा ठीक है, आपके पास पेन वगैरह कैलकुलेटर सब है, लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं? सर मोबाइल इंटरनेट पे, बाकी लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ है, इंटरनेट स्लो है तो लैपटॉप पे चलेगा नहीं, इसीलिए। नहीं चलेगा? चलें खैर, इसको इम्प्रूव करवा लो यार, ये हफ्ता तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आखिर में अम्मार रह गए। अम्मार अब आपने सुन लिया? जी सर। तो आप भी यही कर लें जो बताया गया है। चलिए मैं लेक्चर ऑन कर रहा हूँ, ये मैं स्क्रीन आपके पास शेयर कर रहा हूँ, ये बताइए मुझे आप लोग, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। तो आज हम ClO2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा बिल्कुल नया टॉपिक होगा, पिछले टॉपिक से डायरेक्टली बिल्कुल मतलब लिंक में ताल्लुक नहीं होगा, इनडायरेक्टली जरूर ताल्लुक होगा। अच्छा, इससे पहले मैं ज़रा ये आपको दोबारा दिखा दूँ आउटलाइन। ये आउटलाइन ज़रा देखिए, इसमें हमने, नज़र आ रही है आउटलाइन सबको? आउटलाइन आ रही नज़र? यस सर। ओके, देखिए ClO1 में DC पोर्शन था, जो कि हमने ये कहाँ तक किया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तक, ये हमारा ClO1 था। ठीक है, तो ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ClO2, जिसमें सबसे पहले है कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन और इंडक्टर का, और कैपेसिटर इंडक्टर की कॉम्बिनेशंस और उनके बेसिक इक्वेशंस और उनके सर्किट्स, ये तमाम काम हमने कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 8 यानी उसके बाद पूरा ClO2 में चैप्टर 8 चलेगा, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स फ्री सर्किट्स आ जाएंगे, और यह मिड टू से पहले यूं कह लीजिए सोर्स फ्री सर्किट्स आ जाएंगे, और मिड टू के बाद जो है हमारे पास वो सोर्स रिस्पॉन्स वाले सर्किट्स आ जाएंगे। अच्छा, मिड 1 का भी बच्चे पूछ रहे थे, मैंने उनको बता दिया था कि मिड हमारे तमाम फिजिकल एग्जाम होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक ही वीक अभी हुआ है, तो नेक्स्ट वीक जैसे ही ओपन होगा तो मिड 1 हो जाएगा, और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो मिड 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन अपनी रखिएगा। तो ये जैसे भी हमारे पास टाइम होता है तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपको इतना ज़्यादा कोई गैप दे सकें, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन रखिएगा मिड 1 की। क्लियर? यहाँ तो कोई सवाल? नो सर। ओके, तो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपके पास जो हमने, जी, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। देखिए ये दो डिवाइसेस हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो याद है किसी को ये क्या थी, एक्टिव है या पैसिव है?
जी, आप में से किसी को याद है? पैसिव डिवाइस। बिल्कुल सही, पैसिव। पैसिव डिवाइसेस हैं। एक्टिव और पैसिव की हमने डेफिनेशन क्या की थी कि अगर हम डिवाइसेस की टर्म्स में बात करें तो हर वो डिवाइस जो इनफिनिट टाइम के लिए एनर्जी ना दे सके दैट इज पैसिव। तो जाहिर है कैपेसिटर भी, रेसिस्टर भी और इंडक्टर भी इनफिनिट टाइम के लिए एनर्जी नहीं दे सकता। हाँ, डेफिनिट टाइम के लिए दे सकता है। तो हमारी डेफिनेशन ये है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए जो दे सके वो एक्टिव है और जो ना दे सके वो पैसिव है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं हर वो चीज़ जिसको रन करने के लिए बाइसिंग रिक्वायर्ड हो। तो ना रेसिस्टर को रिक्वायर्ड है बाइसिंग, ना कैपेसिटर को रिक्वायर्ड है बाइसिंग, ना इंडक्टर। बाइसिंग से मुराद है कि अलग से एक सप्लाई दें इसको सिर्फ ऑन करने के लिए और फिर इसको कनेक्ट करें। तो अगर आप गौर करें तो 2 टर्मिनल डिवाइस जो होगी 2 टर्मिनल, वो तो हो ही नहीं सकती एक्टिव, क्योंकि उसमें आपके पास 2 ही टर्मिनल हैं। तो वो ऑन वाले टर्मिनल तो मौजूद ही नहीं। तो कम से कम 3 टर्मिनल होने चाहिए ताकि 2 हम इस्तेमाल कर लें ऑन करने के लिए, और यानी मतलब 2 से मुराद आप ये ना समझिएगा कि ये फिर तो 4 होने चाहिए। मतलब मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 टर्मिनल्स हैं तो ये 2 इस्तेमाल हो जाएंगे ऑन करने के लिए और यही वाले 2 इस्तेमाल हो जाएंगे पावर यानी रन करने के लिए। रन लिख देता हूँ, रन। ये तो एक कॉमन हो गया ना, रन करने के लिए। लेकिन अगर 2 ही टर्मिनल डिवाइस है, जैसे कि रेसिस्टर, इसके कितने टर्मिनल्स हैं? 2। जैसे कि कैपेसिटर, इसके कितने टर्मिनल्स हैं? 2। जैसे कि इंडक्टर इसके कितने टर्मिनल्स हैं? 2। तो इसमें जाहिर है यही ऑन है, यही पावर है। तो ये तमाम पैसिव हैं। एक्टिव हमारे पास कम से कम 2 से ज़्यादा टर्मिनल्स होंगे। जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बताइए। यस सर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये तो हमने बात कर ली, जरा यहाँ देखें, लिखी कि ये लिखा 2 न्यू एंड इम्पोर्टेंट पैसिव लीनियर एलिमेंट्स। ये इसकी हमने बात की, कैपेसिटर है और दूसरा इंडक्टर है। इसके बाद रेसिस्टर जो है वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, जबकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ एक ऐसी है, आपके पास जो रेसिस्टर है ये जितनी भी आप इसमें एनर्जी देंगे सारी की सारी कंज्यूम कर लेगा, सारी की सारी क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा, खर्च कर देगा। जबकि हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर्स ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, जरा सी भी एनर्जी खर्च नहीं करेगा। तो रेसिस्टर क्या हुआ? सारी एनर्जी खर्च कर देने वाला। इंडक्टर कैपेसिटर क्या हुआ? सारी एनर्जी स्टोर कर देने वाले, इसलिए इनको स्टोरेज एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये देखिए, यहां तक बात समझ में आई? जी बताइए, यहां तक कोई सवाल? हेलो? नो सर। नो सर। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। ओके, तो हमने क्या बात कही कि हमने ये बात कही कि हमारे पास रेसिस्टर जो है वो सारी की सारी एनर्जी को क्या करता है? खर्च कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, जबकि रेसिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर ये जरा सी भी एनर्जी खर्च नहीं करते, ये करते ही नहीं है। ये आइडियल कंपोनेंट्स की बात हो रही है। सारी की सारी क्या कर देते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर खर्चा हो ही नहीं रहा एनर्जी का। सारा एनर्जी का खर्चा कहाँ होता है? रेसिस्टर पे होता है। ठीक है, इसके बाद वो ये कहता है कि खाली रेसिस्टर के सर्किट्स की एप्लीकेशंस बहुत कम होती हैं, कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होती। लेकिन जब हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास बहुत सारे सर्किट बन जाते हैं। तो जाहिर है उन सबके लिए पहले हमें कैपेसिटर इंडक्टर को देखना पड़ेगा, बेसिक्स देखनी पड़ेंगी। वो क्लियर होंगी तो हम फिर आगे भी जाहिर है कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हेडिंग दीजिए कैपेसिटर्स, हेडिंग दीजिए कैपेसिटर्स। अब ये चीज़ें आपने इंटर में पढ़ी हुई हैं, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंटर ही एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं कि 2 पैरेलल प्लेट्स हो लाइक दिस कंडक्टिंग, और इनके बीच में इंसुलेटर हो। यहाँ क्या हो? इंसुलेटर हो। ठीक है जी, ये कहाँ होगा? यहाँ बीच में, और दोनों पर चार्ज आकर स्टोर हो सकता है, ऑपोजिट चार्ज। तो ये हमारे पास प्रॉपर बन जाता है कैपेसिटर। तो चार्ज कितना आकर स्टोर कर सकता है, तो इसको क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो क्यू वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या आती है? कैपेसिटेंस। ये हमारे पास क्वेश्चन बनती है, ये क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक है जी। अच्छा, सी क्या होता है? कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल पैरामीटर, और इसकी क्वेश्चन होती है सी इक्वल टू, लिख लीजिए, एप्सिलॉन ए ओवर डी।
अब ये क्या चीजें हैं? सिंपली बात, ए क्या है? ये वाला एरिया ऑफ प्लेट, ये एरिया, इस एरिया को क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहेंगे ना, बताएं भाई, सरफेस Yes, एरिया sir. बता। और ये डी क्या चीज है? ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी ये क्या है? डी है। तो और एप्सिलॉन क्या है कि ये प्लेट का मटेरियल कौन सा है? प्लेट का, सॉरी गलत बोल गया मैं। प्लेट का मटेरियल, प्लेट तो कंडक्टिंग है ना, इसमें जो बीच में इंसुलेटर मौजूद है, ये इंसुलेटर कौन सा है? ठीक है ना, ये इंसुलेटर जो है वो कौन सा है? इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। इट डिपेंड्स अपॉन क्या है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिख लीजिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। जितनी ज्यादा होगी उतना सी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया पर, जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। इसका मतलब जितनी प्लेट्स करीब होंगी उतनी कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? बताइए। Yes, sir. ओके, यहाँ तो कोई सवाल तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आए, ये हम पहले डेवलप कर चुके हैं। सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए ओवर डी, और ये बता दिया सरफेस एरिया लार्जर द एरिया लार्जर द कैपेसिटेंस, स्पेसिंग स्मॉलर द स्पेसिंग लार्जर द कैपेसिटेंस, यानी ये इनवर्सली है। और परमिटिविटी ऑफ मटेरियल या मीडियम क्या है? हायर द परमिटिविटी हायर द कैपेसिटेंस। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप आ रहा है। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं, एक मिनट जी, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि देखें, रेसिस्टर जब होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ होता है। भाई सही कह रहा हूं? जी सर। ओम्स लॉ क्या होता है? ये होता है कि ये रेसिस्टर है, ये इससे गुजरने वाला करंट है और ये इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है। तो आप कहते हैं V इक्वल्स टू दिस I इनटू R। वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस, करंट क्या है इसके थ्रू, और R क्या? रेजिस्टेंस। अब यही काम अगर मैं कैपेसिटर के साथ करूं, ठीक है जी, ये कहूं कि ये इसका क्या है? I, ये इसका क्या है? C, और ये इसका क्या है? V। तो इसका ओम्स लॉ क्या होगा? तो आप कहेंगे यार देखो, I जो होता है, यहां से हम अगर शुरू करें तो I क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बताइए dq ओवर dt। I ये होता है कि नहीं होता है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, बताएं, बोलो ना भाई, होता है? जी सर। फिर सही होता है। और Q इक्वल टू CV होता है, ये अभी हमने देखा, Q इक्वल टू CV होता है। जी सर। तो अगर मैं d ओवर dt के अंदर Q की वैल्यू CV डाल लूं, तो C तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी अभी आपने देखा था, तो बाहर आ जाएगा। जी सर। अंदर क्या बचेगा? dv upon dt। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इसका ओम्स लॉ है। जैसे यहां पर है V इक्वल्स टू IR या I इक्वल्स टू V ओवर, बताइए, R। यहाँ पे I इक्वल टू C dV बाई dt। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। I इक्वल टू C dV बाई dt। और जब आपको यहाँ से वोल्टेज निकालना है, जैसे यहाँ से वोल्टेज निकालना है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जबकि ये बन गई डिफरेंशियल। डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर आपको इंटीग्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो जरा सॉल्व करें इसको, क्या बनेगा? ये dV की इक्वेशन क्या आएगी बताएं? 1/c I dt, यही इक्वेशन बनेगी, बताएं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, बोलो। जी सर। जी सर। तो अगर मैं इंटीग्रल लगा दूं बोथ साइड्स, तो ये टाइम है, तो ये फॉर एग्जांपल 0 से लेकर t तक, तो यहां पर भी वोल्टेज क्या होगा? V0 से लेकर V तक। तो ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या आएगा? V माइनस V0 इक्वल टू 1/c इंटीग्रल I dt। वोल्टेज की क्वेश्चन क्या निकल रही है? V बराबर है 1/c इंटीग्रल 0 से t I dt प्लस V0 कह लें या इसको V0 कह लें, ये इनिशियल कंडीशन हो गई।
ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी जो नीचे लिखी हुई बे डब्बे में। तो ये ओम्स लॉ हो गया कैपेसिटर का। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि इसके आगे आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे। जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने डेरिवेशन किया, आप डेरिवेशन छोड़े, सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला देख लें। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। जी, नोट कर लीजिए, एनर्जी ऑफ, बताइए, कैपेसिटर। कैपेसिटर। जी, नोट कर लिया? बताइए, यहां तक नोट हो गया? यस सर। अच्छा, एक बात बताएं, ये एनर्जी किसकी है? कैपेसिटर की है। और आप फॉर्मूले में देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है, सी आ रहा है, वी स्क्वायर आ रहा है। तो हाफ 1/2 तो कांस्टेंट नहीं हुआ, जी सर 1/2 कांस्टेंट है। और सी जो है वो भी आपने बताया था कांस्टेंट ही है, हाफ सी। कांस्टेंट ही है, क्योंकि जब जी एक सर। दफा कैपेसिटर बन जाएगा तो आप खुद बताएं, एरिया ऑफ प्लेट्स कांस्टेंट हो गई, डिस्टेंस बिटवीन भी कांस्टेंट हो गया, और उनका मटेरियल भी कांस्टेंट होगा इंसुलेटर का। तो कैपेसिटर एक दफा बन जाएगा तो सी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ना। जी सर बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब क्या चीज एक बच गई? सिर्फ और सिर्फ वी बच गया। यानी कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर पे। वोल्टेज। इसका मतलब ये कि आप ये लिख लीजिए कि कैपेसिटर का की सारी इंपॉर्टेंस जो है वो उसके वोल्टेज में छुपी हुई है। लिख ले, कैपेसिटर की सारी इंपॉर्टेंस जो है वो कहाँ छुपी हुई है? इसके वोल्टेज में छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि असल चीज होती है एनर्जी, और एनर्जी का ताल्लुक यहाँ पे आप देख रहे हैं वोल्टेज से है। जी, यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा, यहीं पर एक बात और आपको समझ में आएगी कि वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर का अचानक नहीं बदल सकता, क्योंकि इस फार्मूले में अगर आप देखें कि अगर वोल्टेज अचानक बदल गया तो वो जो अचानक तब्दीली है वो स्क्वायर के साथ आएगी एनर्जी के अंदर। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज का स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 2 वोल्ट था और अचानक 0 हो गया, तो यहाँ पर 2 वोल्ट था तो 2 का स्क्वायर 4 के साथ यहाँ कुछ एनर्जी आई थी, तो यहाँ पर जैसे अचानक 0 होगा तो एनर्जी भी अचानक 0 हो जाएगी। तो अगर वोल्टेज अचानक चेंज होगा तो एनर्जी भी अचानक चेंज होगी, और एनर्जी अचानक चेंज हो नहीं सकती, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जी, बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को फौरन यानी इंस्टेंटेनियसली चेंज होने नहीं देगा। इसको नोट कर लीजिए, कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। कैपेसिटर अपने क्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। लिख लिया? ये देखिए, ये है वो 4 रिजल्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला रिजल्ट, अ कैपेसिटर इज एन ओपन सर्किट टू डीसी। डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। कैसे होता है? याद कर लीजिए, प्रूफ यहां सामने है। ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, I इक्वल टू सी डीवी बाई डी। अब अगर आप मुझे बताएं, मैं डीसी के अंदर कैपेसिटर लगाऊंगा तो डीसी के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज रख दूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल जब मैं लूंगा तो आंसर विल बी 0। किसी भी कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, इंटर में आपने सीखा था, तो आंसर 0 आता है। तो अगर 0 आया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी करंट 0 का मतलब ओपन सर्किट। तो यही हम कह रहे हैं, कैपेसिटर जो है वो डीसी में ओपन सर्किट होता है। जी, ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से बताएं। सर।
और दूसरा पॉइंट पढ़े जो अभी हमने बताया। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं जी? कोई कौन पूछ रहा है बताइए भाई, कोई सवाल पूछा है किसी ने? कोई पूछ रहा है कुछ? किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर आपका अच्छा, ये दूसरा पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, द वोल्टेज ऑन अ कैपेसिटर कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, कैन नॉट जी चेंज सर अब्रप्टली। यही बात अभी हमने थोड़ी देर पहले कही थी जी सर आ रही है। अचानक चेंज नहीं हो एकदम सकता। जी सर कैपेसिटर का वोल्टेज अचानक चेंज नहीं हो सकता, इसको नोट कर लें। ये दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया काम। अगले दो पॉइंट्स आसान है कि आइडियल कैपेसिटर डिसिपेट नहीं करता, ये बात हमें भी पता है, ये भी हमने शुरू में कही थी। और रियल कैपेसिटर का ये एक मॉडल होता है। तो ये खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेजिस्टर एक साथ लग जाते हैं कैपेसिटर के। पहले दो इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान है, सॉल्व करें जल्दी से। ठीक है जी, 5 मिनट देता हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करें, चारों एग्जांपल्स को सॉल्व करें। जी सर 4 होगा सर। क्या कह रहे हैं, दोबारा कहें। जी सर 4 होगा सर। चारों हो गए? जी सर। वेरी गुड। तो आंसर्स मैच कर रहे हैं आप लोगों के? डिस्कस किए थे आप लोगों ने आपस में? सर आपस में डिस्कस नहीं किया। अच्छा, जैसे ये बताइए, इसका वोल्टेज था, करंट, करंट क्या आया इसका? सर एक मिनट सर, -0.3 sin 6000 t एम्पियर। बाकी IT बताएं, है ये सही कह रहे हैं? एक रैंडम चले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला I इक्वल टू C 5 माइक्रो dV/dt कितना होगा? 10 और 6000 सामने आ जाएगा। जी सर यही है। ये आ जाएगा साइन और एक माइनस साइन भी आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 6 30 -30,000 और 3 0 sin 6000 t। इंटू माइक्रो। माइक्रो कितना होता है? -6। तो -6 अंदर 1 2 3 4 5 6 0.03 यही आ रहा है जी सर। एम्पेयर। बताइए जी, यही है ना? जी सर ये चलिए ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये क्या भाई यार छोड़ो, तुम ना बोलो, आवाज तुम्हारी खराब हो रही है। ये कह रहा है डिटरमिन द वोल्टेज। अच्छा 2 मिनट रह गए हैं, तो जैसे ही पेंटिंग खत्म होगी आप जल्दी से आ जाइएगा, मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ये करंट दिया हुआ है और वोल्टेज फाइंड आउट करने को कह रहा है। अस्यूम दैट द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 0। इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज 0 है, तो इसका फार्मूला क्या था कैपेसिटर वोल्टेज का? वोल्टेज का फार्मूला याद है? 1/c 0 to t i dt प्लस v0। तो इसको तो कह दिया उन्होंने 0 है, तो 1/c, c कितना है? 2 माइक्रो, 0 to t 6e minus 3000 t मिली dt, ये आ रहा है। ये कितना बन गया? 3 मिली अपॉन माइक्रो, और इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये जी भाई सही कर रहा हूं? ये आ जाएगा 3 से 1/1000
और मिली से मिली है, माइक्रो और हजार ये भी मिली बन जाएगा, मिली से मिली कट गया तो ये बच गया। माइनस साइन। जी बताइए, सही किया मैंने? बताइए। जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? हेलो, 1 मिनट से कम रह गया है, जल्दी से बता दें। ठीक है, इसको स्नैपशॉट ले ले बेशक। जी सर सही है मेरा भी। ठीक है, चलें फिर। ये टाइम खत्म हो रहा है तो नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस।